नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, बिल्किस बानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना शुरू हो चुका है। जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि सजा इसलिए दी जाती है ताकि भविष्य में अपराध रुके। अपराधी को सुधारने का मौका दिया जाता है, लेकिन पीड़ित के तकलीफ का एहसास भी होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमने कानूनी लिहाज से मामले को परखा है। पीड़िता की याचिका हमने सुनवाई योग्य माना है। इसी मामले को जनहित याचिका दाखिल में हुई है। हमने उनकी सुनवाई योग्य होने या न होने पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, रिहाई पर फैसले से पहले गुजरात सरकार को उसकी राय लेनी चाहिए थी। जिस राज्य में आरोपी की सजा मिली है, उसी से रिहाई पर फैसला लेना चाहिए था। सजा महाराष्ट्र में मिली थी। इस आधार पर रिहाई का आदेश निरस्त हो जाता है। 23 मई 2022 को जिस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को रिहाई पर विचार करने के लिए कहा था, वह तथ्यों को छुपाकर हासिल किया गया था। इससे पहले कोर्ट ने 11 दिनों की व्यापक रूप से सुनवाई की थी। इस दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के संबंध मूल रिकॉर्ड पेश किए थे। गुजरात सरकार ने दोषियों को उचित ठहराते हुए कहा था कि इन लोगों को सुधारात्मक सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा था कि क्या दोषियों के पास माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया था कि यह अधिकार चुनिंदा रूप से नहीं दिया जाना चाहिए और समाज में सुधार और पुनर्एकीकरण हर कैदी तक बढ़ाया जाना चाहिए। अगली खबर, दिल्ली पुलिस की हिरासत में मौजूद इस्लामिक स्टेट के आतंकी शहनवाज आलम ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की पूछताछ में आतंकी शहनवाज ने बताया है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया गुजरात में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। गुजरात को बम धमाकों से दहलाने का प्लान बनाया गया था। आतंकी ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बताया कि गुजरात के कई शहरों में ISIS के निशाने पर थे। शहनवाज ने यह भी बताया कि अपने हैंडलर अबू सुलेमान के कहने पर 2 आतंकियों ने अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत की घेराबंदी करने का फैसला किया है। IS को मालूम है कि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, इसलिए ये एक प्रमुख क्षेत्र है। पूछताछ में उसने बताया कि गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए आतंकी हमला किया जाना था। आतंकी शहनवाज को पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली पुलिस में गिरफ्तार किया था। उसके सर पर 5 लाख रुपए का इनाम था। पूछताछ के दौरान आतंकी ने बताया कि IS ने दहशतगर्द ट्रेन से अहमदाबाद पहुंचे और यहां 2 दिन तक रुके थे। पहले दिन के लिए रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, विश्वविद्यालय और VIP मार्गों, राजनीतिक नेताओं के मार्गों, अचल पैदल यात्री पुल के साथ साथ भीड़ भरे बाजारों स्थानों का निरीक्षण किया। बोहरा समुदाय के मस्जिद, दरगाह, अहमदाबाद में मजार, साबरमती आश्रम जैसी जगहों पे आतंकियों के निशाने पर थे। दूसरे दिन सुबह वे गांधीनगर गए। यहाँ पर आतंकियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय, विश्व हिंदू परिषद कार्यालय, हाई कोर्ट, जिला अदालत, सत्र न्यायालय, BJP कार्यालय का दौरा किया था। आतंकियों ने इन स्थानों पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की ताकि अपने नाकाम मकसद को अंजाम दे सके। अगली खबर, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सोमवार की सुबह समाजवादी पार्टी पर दी का हमला बोला। मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, जिससे उन्होंने अपने जान की खतरा बताया है। बसपा सुप्रीमो ने इस बात को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर एक पोस्ट किया और कहा है कि सपा अति पिछड़ों के साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि BSP ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इन दलित विरोधी चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा है कि सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन करने की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया खूब प्रचारित भी करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए उनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार के अनेक दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं, जिनमें BSP UP स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी है, जहां षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों व राष्ट्र प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमा को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा है। मायावती ने अपनी पार्टी ऑफिस के लिए सुरक्षित स्थान की मांग करते हुए ट्वीट पर लिखा है कि इस असुरक्षा को देते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी के अधिकतर बैठक अपने निवास पर करने के मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पर पुलिस सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। ऐसे हालत में BSP UP सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यंत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था कराने की विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहाँ कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे और पार्टी की यही मांग है। अगली खबर, बांग्लादेश में संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारी बहुमत हासिल की है। उनकी पार्टी अवामी लीग को जीतकर चौथी बार विजय हुई है। वीडियो के एक चुनाव अधिकारी के हवाले से खबर दी गई है। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार हिंसा से भरे चुनाव अभियान और मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के बहिष्कार के बाद कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये पुष्टि हो गई
है कि हसीना की पार्टी ने 299 में से 216 सीटें जीती हैं। अधिकारी ने कहा है कि सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी ने 50% से अधिक सीटें जीती हैं। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा सोमवार देर रात मतदान के नतीजे पर अंतिम आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है। मुख्य चुनाव आयुक्त काजी हबीबुल अव्वल के अनुसार कुल पात्र 120 मिलियन लोगों में से लगभग 40% लोगों ने मतदान किया है। स्थानीय टीवी न्यूज स्टेशनों के अनुसार स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 52 सीटें जीती हैं, जबकि देश में तीसरे सबसे बड़ी जाति पार्टी ने 11 सीटें जीती हैं। हसीना की पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और गिनती अभी भी जारी है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के रूप में यह उनका 5वां कार्यकाल होगा। हसीना की सरकार ने चुनाव से पहले ही हजारों प्रतिद्वंदी राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया के नेतृत्व में विपक्षी बीएनपी के चुनाव का बहिष्कार किया। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद 48 वर्षीय जिया घर में नजरबंद हैं। इस बीच प्रधानमंत्री हसीना गोपालगंज निर्वाचन क्षेत्र के संसद के लिए फिर से चुनी गई हैं। अगली खबर, दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जेल से बाहर आए हैं। उन्होंने सिविल लाइंस के एक पुलिस वैन पर पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। संजय सिंह के अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। 19 जनवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए दिल्ली से आप ने 3 लोगों ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसमें संजय सिंह, एनडी गुप्ता को फिर से मौका दिया गया है। वहीं संजय सिंह की गिरफ्तारी पर उनके पिता दिनेश सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके अरेस्ट का हमेशा ही ज्यादा दुख है। दिनेश सिंह ने कहा कि संजय सिंह की पार्टी को उन पर ज्यादा विश्वास है। पार्टी के कार्यकर्ता परिवार की तरह इस बात से दुखी हैं कि संजय सिंह को सच बोलने की सजा मिली है। दिनेश का कहना है कि बेटे संजय सिंह को कड़े से तरीके से बोलते हैं, इसकी सजा उन्हें मिली है। जेल में होने के बावजूद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य का नामांकन दाखिल करने के लिए चुना है। इस पर सिंह परिवार की तरफ से आम आदमी पार्टी का और आपके कार्यकर्ताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दिनेश सिंह ने कहा कि पार्टी से सही निर्णय लिया है। इसका अर्थ है कि आरोप प्रत्यारोप में पार्टी फंसी रही है। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में अरेस्ट हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए दिल्ली की कोर्ट ने संजय सिंह को नामांकन भरने की परमिशन दे दी है। अब सोमवार को संजय सिंह खुद जेल से बाहर निकलकर नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर मामला तेजी से गर्माता जा रहा है। इस मामले को लेकर आज दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित भारतीय विदेश मंत्रालय ने मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम साहिब को तलब किया है। इस मामले में रविवार को भी मालदीव सरकार ने 3 डिप्टी मंत्रियों को निलंबित कर दिया था। ये तीनों ही मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। इस मामले में मालदीव सरकार ने के युवा मंत्री मार्शा शरीफ, मरियम सियोना और अब्दुल्ला महमूद माजिद को निलंबित किया गया है। नई दिल्ली में एक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मामले में भारतीय उच्चायुक्त ने मालदीव के विदेश मंत्रालय के सामने इस मुद्दे को उठाया था। मालदीव के मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी में भारत काफी आलोचना हुई है। वहीं कई मशहूर हस्तियों ने लोगों से मालदीव जाने के बजाय घरेलू पर्यटन स्थानों पर जाने की आग्रह भी करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट में यह भी बताया गया है कि इस मामले के कारण कई लोगों ने मालदीव की अपनी यात्रा रद्द कर दी है। दरअसल 2 जनवरी को पीएम मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का दौरा किया था और इस दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उन्होंने अपने हाथ आजमाने के लिए अनुभव के उल्लेख किया था। पीएम मोदी ने के इस पोस्ट पर लक्षद्वीप की मंत्री मरियम सियोना ने भारत के प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ उनका मजाक उड़ाया। उनके पोस्ट पर पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे की तस्वीर भी थी। हालांकि पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर और पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलही ने और पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने समेत मालदीव के कई अन्य नेताओं ने निंदा भी की है। विदेश मंत्री मूसा जमीर ने इस हरकत को अस्वीकार्य भी बताया है। आखिरी खबर, सर्दी का सितम जारी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में शीतलहर चल रही है। अभी 2 दिनों तक इसके रहने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 14 राज्यों में कोहरे से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। ट्रेनों की रफ्तार कम कर दी गई है, जिससे वे घंटे से देरी के गंतव्य से पहुंच रही है। उत्तर भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिम विक्षोभ के चलते 8 और 10 जनवरी के बीच उत्तर पश्चिम और मध्य भारत की गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में सोमवार को भी भीषण से अधिक भीषण ठंड की स्थिति बन रखती है। उसके बाद तापमान थोड़ा बढ़ेगा और ठंड से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 14 राज्यों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ओडिशा शामिल है। इसके अलावा पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भी घने कोहरे का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर मौसम में बदलाव के आसार आ रहे हैं।
हूँ। सोमवार को पूरे प्रदेश में धुंध का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मंगलवार को प्रदेश भर में और बुधवार को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्र में हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान बताया गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से उत्तर पश्चिम भारत में नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखेगा। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अगले 8 से 9 जनवरी को हल्की बारिश की अनुमान है। मध्य भारत की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में उत्तरी भाग में भी हल्की बारिश की संभावना है। उधर दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में भी सोमवार को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।